अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ बाइकर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। राइडर साइमन का आपको सलाम पहुँचे। आज हमें वॉइस ऑफ बाइकर में एक स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। स्पेशल इस हवाले से है क्योंकि ये मोटरसाइकिल के ऊपर लाहौर से लंदन और लंदन से रास्ता लाहौर ये बाइक टूर था। इस हवाले से ये थोड़ा सा मुख्तसर सा और सभी टूरों से डिफरेंट और एक स्पेशल इंटरव्यू कहलाता है। हमारे साथ आज की जो शख्सियत मौजूद हैं वो माने ताने पाकिस्तान के एक बाइकर्स हैं जिन्होंने अपना सफ़र एक सादा सी मोटरसाइकिल 70 से अपना सफ़र शुरू किया था। आज टूरिंग करते करते वो माशाल्लाह से एक अच्छी बाइक के ऊपर पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड का टूर करके वापस मुकम्मल करके वापस आए हैं। तो इससे ज़्यादा तो मेरे पास ज़्यादा अल्फाज भी नहीं है, तो चलें उनसे चल के फिर गपशप करते हैं, उन्हीं से आपसे बाकी बातें पता करवाते हैं। जी हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं जुल्फ़कार भट्ट साहब। जी भट्ट साहब क्या अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं वॉइस ऑफ बाइकर में। शुक्रिया। और टू व्हील एडवेंचर ग्रुप की तरफ से आपने एक माशाल्लाह तारीख रकम की है कि जी अल्लाह का करम है जी। ऊपर 91 बाइक के ऊपर आपने एक कितना बड़ा टूर अचीव किया है, वो ख्याल कैसे? और मैं शुरू से ही अपने आप को ना ज़रा ऑर्डिनरी ही समझता हूँ कि एक आम आदमी, एक आम शख्सियत हूँ और एक आम ही रहना जो है पसंद करता हूँ। शुरू से ही मैं कोशिश करता था कि छोटी से छोटी बाइक के ऊपर कोई भी टूर करूँ। तो इंटरनेशनली तौर के ऊपर लीगल बाइक जो है वो 125 ही है, तो इस लिहाज से फिर ये मैंने ट्रेल बाइक का इंतखाब किया। तो इसी के ऊपर मैंने पहले पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी पुरजोर की थी कि ये ट्रेल जो है ना हमारे पहाड़ों के लिए बड़ी अच्छी है। फिर इसी पे मैंने सोचा कि अभी है भी पास में, तो पाकिस्तान मेड बाइक का जो लोगो मैं उठाना चाह रहा था वो इसी बाइक पे हो सकता था और दूसरी पे नहीं हो सकता था। इस लिहाज से मैंने ये चूज़ किया इसको। मार्केट में इतने अच्छे बाइक्स मौजूद हैं, आपने एक सादा सा बाइक जो है वो इसी का इंतखाब क्यों किया? वो पहले बताया मैंने कि मुझे एक पाकिस्तान का ब्रांड चाहिए था कोई कि जो पाकिस्तान मेड हो, तो वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की ही नुमाइंदगी करेगा, वो ख़ुद भी और मैं भी। तो इस लिहाज से ये कम्बिनेशन बड़ा अच्छा था और अल्लाह के फजल से मेरा वही मैसेज जो था वो पूरी दुनिया में गया। अच्छा भट्ट साहब, हमारी बातें तो चलती रहेंगी जी। सबसे पहले नाजरीन भी जानना चाहते हैं और मैं भी बड़ा तजस्सुस है, मैं तो काफ़ी हद तक आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता भी हूँ, मगर हमारे नाजरीन आपके बारे में कुछ नहीं जानते। थोड़ा सा बताइएगा आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा बताइएगा। मैं जी ये लाहौर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, लाहौर के इलाका धर्मपुरा से, तो मुस्तफ़ाबाद उसको भी कहते हैं, अभी नया नाम उसका यही है। तो यहीं से बिलोंग करता हूँ और टू व्हील एडवेंचर ग्रुप हमारा जो ग्रुप है अपने दोस्तों का ग्रुप था, वही आगे अब तो फैमिलीज़ बन गई हैं सारी, तो और मज़ीद आगे तक चलता जा रहा है ये। तो इसी तरह ही है, उसी से ताल्लुक़ रख के हमने ये नॉर्दर्न के हम टूर करते थे। कभी एक तो होता है कि सर्दियों में हमने स्नोफॉल के लिए जाते थे और गर्मियों में हम लोग एक एनुअल टूर करते थे। कभी खजराब का चले गए, कभी स्कर्दू का चले गए, कभी स्वात के भी चले गए, ये था। अच्छा भट्ट साहब, आप किस शोबा से वाबस्ता है? शोबा वाबस्ता तो पहले तो हम लोग भी इसी तरह ही वीडियोग्राफी करते थे, कैमरामैन थे और फिल्म वगैरह बनाते थे, तो उसके सीन्स वगैरह हम ढूंढने के लिए नॉर्दर्न एरिया में जाते थे। ये ज़रिया माश अभी तो यही है कि कुछ प्रॉपर्टी है जो मैंने बाई की थी वो रेंट आउट है और वही आती है, वो खा रहे हैं। तो पता चला था आप पाकिस्तान से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं, इंग्लैंड में क्या करते हैं? इंग्लैंड में पिज़्ज़ा डिलीवरी भी करता हूँ और एक दो सुपरमार्केट हैं उसमें भी काम करता हूँ। जो भी काम मिल जाए करना होता है क्योंकि छोटा सा टास्क होता है। मैं 4 से 6 महीने मुल्क से बाहर रहता हूँ। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, बाइकर बनने का ख्याल कब और कैसे आया? क्या ये शौक़ बचपन से था या किसी शख्सियत से मुतासर होकर किसी को देख के ये शौक़ उजागर हुआ? उस वक्त तो कोई बाइकर वाला लफ्ज़ नहीं था कभी भी। तो शुरू में तो ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलता है कि पैदा होने के बाद जब हम बैठने के काबिल होते हैं तो मोटरसाइकिल की हमें टंकी पे बिठा देते हैं, तो बाइकर तो उसी दिन बन जाते हैं, हैंडल हम पकड़ लेते हैं। तो डर और खौफ उसी दिन निकल गया होता है, ये कोई डर और कोई खौफ नहीं होता। उसके बाद भी हम लोग चलते रहे। फिर हुआ कि ये रेसिंग होती थी पाकिस्तान में 90s की अर्ली 90s में, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। उसके बाद फिर दोबारा ये हुआ कि हमें अपने दोस्त से
उन्होंने बोला कि ये नॉर्दर्न में जाएं, वहाँ से लंबे लंबे टूर करें और ये सारा अपना जो है ना जुनून बाइकिंग का ये वहाँ निकालें। फिर हम अपने दोस्तों में ही 20 दोस्त लेके हम लोग राउंड करते थे, वो घूमते रहे। कोई ये सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हाईलाइट नहीं होते रहे और ना ही किसी को पता होता था। तो ये सोचते थे हमारा शौक़ है और शौक़ के तौर के ऊपर ही इसको करते रहे। पता ही नहीं था कि इसको बाइकर भी कहा जाता है। जब आपने ट्रैवलिंग शुरू किया, ट्रैवलिंग करनी शुरू की, जी जी, तो फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या था? घर से आसानी से इजाज़त मिल जाती थी, अम्मी अबू की डांट पड़ती थी या चोरी जाते थे, क्या वो सीन क्या था? पहले तो यही था, मैंने बताया कि हम लोग फोटोग्राफ़र थे, तो ये सारे वो सीन्स वगैरह हमें चाहिए होते थे फिल्मों में लगाने के लिए। जिनकी पुरानी फिल्में बनी हैं उनमें हमारे शॉट लगे होंगे अभी भी, तो वो उसी लिहाज से फिर हम कहते थे कि वो सीन लेने जा रहे हैं। ये बाद में था, वैसे उससे पहले ये होता था कि हम फंक्शन के लिए लाहौर से बाहर जा रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, कभी हम सियालकोट जा रहे हैं या कहीं दूसरे शहरों में जा रहे हैं। उसका क्या है कि 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और फिर चले जाते थे नॉर्दर्न एरिया में। तो पाकिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाके कौन से लगे? मुझे तो यही है, चित्राल से आगे जो क्रम्बर मैंने किया वो सारी की सारी वैली बहुत खूबसूरत है। और इस तरफ से बाबा गुंडी से अंदर की तरफ ये अनसीन आबादी है, बहुत कम लोग इधर गए हैं। और 2019 में मैंने इसको किया, एक्सप्लोर किया था पहले बाइक्स पे, तो उसके बाद 2021 में भी दोबारा मैंने किया है 18 बाइक्स के साथ। ये भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे अभी भी क्रम्बर ही लगता है। आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि आपको ज़िंदगी का सबसे अच्छा सफ़र कौन सा लगा जहां आप बार बार जाना चाहेंगे? बार बार मैं क्रम्बर ही जाना चाहूँगा और उसको 3 या 4 जगहों से करना चाहूँगा। आखिरी वही है कि वाखा कॉरिडोर। उसकी क्रम्बर इसलिए कि वहाँ पे जो खामोशी, जो वहाँ की ब्यूटी है ना, वो आँखों में तो इस तरह समाई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कैमरे में इस तरह वो हम लोग शूट नहीं कर सकते, वो लाइट का भी मसला होता है, दूसरा बैटरियाँ नहीं होती और दुनिया वहाँ बड़ी कम पहुँचती है। की है हमने रिकॉर्डिंग उसकी, लेकिन इस लेवल पे नहीं कर सके कि जितना हम देख के उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, बाइकर हो और फोटोग्राफी ना हो, क्या आप भी फोटोग्राफी करते हैं? तो फोटोग्राफी तो मैंने बताया कि हम लोगों ने ये तो शुरू से ही हमारी बिज़नेस भी रही है, तो इसलिए ये फ़ोटोग्राफी तो हम करते ही हैं। लेकिन अभी उसका थोड़ा जुनून ज़रा कम है कि सारा फोकस हमारा वो बाइकिंग पे होता है। तो बड़े बड़े ज़रूरी जो बीच में बोर्ड्स आते हैं, कुछ कॉर्नर्स आते हैं जहाँ पे टर्न वगैरह या कुछ हो, तो इस तरह की कोई अच्छी बड़ी सीनरी आ जाए तो उसके मैं रुक के ज़रा फ़ोटो शूट कर लेता हूँ। उसके अलावा सारा फोकस मेरा बाइकिंग पे ही होता है। बाइकर्स को नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सारी जगहों पे ही उसको जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ नज़दीक से गुजरती हैं उसी के ही सबसे बड़ा उनको मसला होता है, यानी कि ट्रकों से और जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ जाती हैं उनसे। तो हर वक्त जो है ना आपके वो जो बैक व्यू मिरर्स होते हैं ना, उन पे फोकस रखें और हमेशा पीछे देखते रहें कि पीछे से कौन आ रहा है। और जब भी अपनी लाइन चेंज करें और हमेशा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। तो इसके बगैर आप जीटी रोड्स पे या मोटरवेज़ पे नहीं चल सकते, बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा किसी भी किस्म का अगर एक्सीडेंट होता है तो वो इसी वजह से होता है, बगैर पीछे देखे हम लोग अपनी लाइन को जो है ना वो छोड़ के दूसरी लाइन में जाते हैं तो एक्सीडेंट होता है। सामान में ऐसी कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए या ज़रूरी है रखनी जिनके बगैर हमें सफ़र नहीं करना चाहिए? डिपेंड होता है कि आपका सफ़र कितना लंबा है और कौन से इलाके में है, और रास्ते में वहाँ पे पंचर की दुकानें कितनी दूर तक आएंगी। मेन रोड्स हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर मेंस नहीं है, हमने एडवेंचर करना है और दूर है और या 100 किलोमीटर का वाया है सेंटर में, तो उसके लिए पंचर का सामान ज़रूर रखें और पंचर लगाना ज़रूर सीखें। पंचर आपको लगाना आना चाहिए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम में हर बंदा पंचर लगा लेता है और हम खुद ही सारा ये काम कर लेते हैं। और इससे कहीं भी हमें मुश्किल नहीं होती। रास्ते में हम गाड़ी की रोक के पंचर लगाते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। मैक्सिमम आधा घंटा जाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, सफ़र में बाइक का इंतखाब कितना ज़रूरी है? बाइक का इंतखाब हर टूर के हिसाब से होता है कि जो अगर एडवेंचर टूर है तो उसके लिए एडवेंचर बाइक लेके चलें, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस बाइक है तो उसमें हाई स्पीड के ऊपर फोकस रखें कि वो वाली बाइक लेके जाएं। तो इस तरह ही है। तो डुअल भी होता है, डिपेंड होता है कि टूर आपका कौन सा वाला है, किस रूट पे आप जा रहे हैं। नए बाइकर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनके लिए कोई मज़ीद मशवरे? उनके लिए सबसे पहले तो यही है कि अपने सेफ्टी गियर जो हैं वो मुकम्मल रखें, क्योंकि उनके गिरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बाइक के ऊपर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सेफ्टी गियर कम से कम इनकी हड्डियाँ टूटने से या किसी चीज़ से इनको बचाएंगे।
अल्लाह ना करे कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो दूसरा हेलमेट का इस्तेमाल, वो तो 100% है। ये चीज़ें कभी इनको भूलना नहीं, माइनस नहीं करना। बाइक के वाले से ये है कि बाइक के शीशे, वो जो मिरर्स लगे होते हैं, बैक व्यू मिरर्स, वो ज़रूर हों, इंडिकेटर्स लाजमी हों और ये सब काम करते हों, लाइटें इसकी एक्स्ट्रा भी लगी हों, ये सारी बाइक जो है वो भी ए क्लास रेडी हो। उसके अलावा सामान जो है वो कम से कम हो, कपड़े कम से कम हो। जितने दिन के लिए जा रहे हो, अगर 8 दिन के लिए जा रहे हो तो 2 कपड़े भी काफ़ी हैं। नहीं, ये तो सफ़र का मकूला है कि जी जी। सफ़र का मज़ा और लेना है तो उसके सामान- लिए अगर गैदरिंग में ये सोलो के लिए है। अगर सोलो के साथ आप गैदरिंग में जा रहे हैं तो गैदरिंग में यही है कि जो आपके साथ सीनियर जा रहे हैं उनका अदब करें, उनके साथ सीखने को मिलेगा। उनसे जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है वो करें, वो उसके जवाब देंगे और कोशिश करें कि उनको जितना हो सके कि उनके साथ बड़ा अदब से ही पेश आएँ और सब इज़्ज़त करें उनकी और उनसे मुफीद मशवरे लें। था। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जब आपने इंटरनेशनल टूर का प्रोग्राम बनाया दोस्तों के साथ मिल के, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने लोगों की मेहनत थी? आपको पाकिस्तान से निकलने के लिए किन किन मुश्किलात का, किन किन पेपर वर्क में मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या कारनेट आसानी से मिल गया या लोगों ने उसमें रोड़े अटकाए? रोड़े शोड़े तो सुनने में तो बहुत कुछ आया था कि बहुत कुछ है, इस तरह है, वो उस तरह है, लेकिन हम लोग टू बी ऑनेस्ट के हम लोग उनके पास गए हैं करने के लिए। तो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम दिया, बिठाया, ड्रिंक हमने पिए, चाय शाय पी है। उसके बाद वो इसी 1 घंटे में हमसे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने उनको दिए। तो उसके बाद उन्होंने वो हमारे वो चाय पीने पे ही हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए और हमारे हाथ में काटने था। कारनेट की कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ी? उसकी 25,000 हमने उसकी फ़ीस थी जो हमने पे की, वैसे ज़्यादा बनती है तो उन्होंने हमसे 25,000 रिसिप्ट ली, वो हमने दी। डॉलर के हिसाब से उसका कुछ रेट अप एंड डाउन होता है हर बार, तो डिपेंड है कि आजकल कितना होगा। हमने ये जो अप्रैल में ली थी वो हमने 25,000 दी थी इसकी फ़ीस। ज़बरदस्त। तो आप अपना सफ़र के बारे में बताइएगा। जब पाकिस्तान से चले तो आपकी मंजिल क्या थी, क्या सोच के निकले थे और किन मुश्किलात का सामना करते हमने हुए आप कहाँ से होते हुए कैसे इंग्लैंड तक पहुँचे? हमने प्लान तो यही किया हुआ था कि जो टूर हमने लगाया था वो भी लाहौर टू लंदन ही हमारा जो है ना वो मिशन था, तो हम यही करेंगे। और उसमें हम 3 दोस्त निकले थे, तो कोशिश यही थी कि जितना भी हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन हमने इसके साथ साथ हमने वो 3 मुल्कों के वीज़े भी लिए हुए थे यहाँ से ही, लाहौर से ही। तो उसमें ईरान का वीज़ा शामिल था, वो हम लोग यहाँ से फिर ईरान गए, 11 दिन तक ईरान गए। आगे हमने बाकू जाना था, वो बॉर्डर बंद था। हम दूसरी तरफ से जुल्फ़ा की तरफ से चले गए, तो अज़रबैजान हमने वो कर लिया। उसके बाद वो इलाका थोड़ा छोटा है, वो 2 दिन में एक्सप्लोर हो जाता है, तो वो किया। वहाँ पे होटल नहीं थे, फिर हमने कैंपिंग की, उसका एक अपना मज़ा था। वहाँ से निकले, इन शॉर्ट हम लोग आगे तुर्की में गए। तुर्की में भी हमारे पास 11 दिन का वीज़ा था, तो वहाँ से मेरे पास तो 90 डेज़ का था, मेरे दोस्तों के पास था 11 दिन का। वहाँ से हमने वो सारा एक्सप्लोर करते हुए तो जब हम पहुँचे हैं, कपड़ोकिया वगैरह भी किया और सारा ये क्या नाम है इसका, इस्तांबुल किया। इस्तांबुल में सारी जब इमारतें, वो पुराने सारे कदीमा देखते हुए हमने वहाँ पे भी दोबारा फ़ैसला किया कि आगे क्या किया जाए। वो यूरोप के लिए अपने जो बात की हुई थी किसी से कि आगे के वीज़े वो लगवा के देगा हमें, तो उसने वहाँ पे वो टाइम ज़्यादा मांग लिया कि अभी वो अप्लाई करेंगे और पता नहीं वो कब तक मिलेंगे। वो 2-3 वीक का उसने टाइम मांग लिया, तो हम लोग वहाँ पे परेशान हो गए कि 2-3 वीक जो हैं वहाँ पे रहना तुर्की में, एक तो ख़र्चा भी था और ऊपर ये भी है कि आगे भी जाना है या पीछे जाना है, किधर जाना है। और जो तुर्की वाले हमारे वीज़े थे वो 11 दिन के थे। वहाँ पे फिर डिसाइड हुआ कि वो 2 लोग सोचा कि नहीं हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ तक भी हो गया, ये भी काफ़ी है क्योंकि अभी तक कोई तो वहाँ तक आया नहीं था। तो वहाँ से उन्होंने अपना वापसी का रास्ता लिया और मैंने फिर वहाँ से फ़ैसला किया कि आगे तो सिर्फ 4,000 किलोमीटर रह गया है, तो क्यों ना हो कि मैं बाकी भी सारे मुल्क 3 तो कर लिए हैं, बाकी और 9 मुल्क जो आ रहे हैं रास्ते में, वो करते हुए मैं अपना इंग्लैंड तक ही जाऊँ। जो मैंने लंदन अनाउंस किया था वो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वो वीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने तो सिर्फ गो थ्रू ही जाना था, हर जगह पे अपना पासपोर्ट दिखाना था, स्टैम्प लगनी थी और आगे जाना था। ने तुर्की से आगे सफ़र अपना शुरू किया। जी जी जी। तो कोई हर्डल्स, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या आसानी से आप इंग्लैंड तक पहुँच गए? वो उसमें ये था कि लोगों से बातें नहीं कर सकता था, फिर से अल्लाह और अल्लाह की ज़ात ही थी मेरे साथ, तो उनकी बातें करते रहे, अपना वो अल्लाह का जिक्र करते रहे और चलते रहे। जैसे नॉर्दर्न में भी मोस्टली मैं करता हूँ, ऐसा ही है। तो कितने दिनों में आपने फासला तय कर लिया? वो मैंने वो 7 दिन में किया था, तो 7 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लंदन चला गया था।
तो वो 9 मुल्क थे उसमें, जिसमें आखिरी दिन ही मैंने बल्कि 4 किए थे। जर्मन फ्रैंकफर्ट से जब मैं निकला हूँ तो वहीं से वो रास्ते में वो रूट ही ऐसा है वो रोड वाला कि वहाँ से आप जो जाते हो तो आप क्या नाम है इसका, हॉलैंड में जाते हो, हॉलैंड से बेल्जियम जाते हो, बेल्जियम से फ्रांस, और फ्रांस से फिर फेरी लेके इंग्लैंड जाते हैं। अच्छा, इतने लंबे ट्रैवल में आपकी बाइक ने कोई आपको तंग किया हो? पंचर कितनी बार हुआ? वो देख, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अब वो 18,600 किलोमीटर में मेरी मोटरसाइकिल पंचर नहीं हुई, ये उसकी मेहरबानी है। बाकी चैन का ढीला हो जाना वो तो हुआ, उसके वॉल जो हैं वो एक बार बुश कर गए थे, उसको दोबारा मैंने वो रास्ते से ही मरम्मत करवाए, फिर आगे गया। उसका स्विच जो है आसानी से मिल गया? मैकेनिक मिल जाते हैं हर जगह पे, क्यों, हाँ जी, 125 सीसी तो हर जगह पे स्कूटियाँ भी हैं, बाइक्स भी हैं, मैकेनिक्स भी हैं। तुर्की तक तो बड़ा आसान है, यूरोप में ज़रा मुश्किल होता है। तो इसकी मेहरबानी है कि यूरोप में और इंग्लैंड में कहीं भी ये ख़राब नहीं हुई। तो अच्छा, जब आप वहाँ चले गए जी तो जी। कितना अरसा वहाँ पे आपने क़याम किया और मैंने मजदूरी की और वापसी का सफ़र बांधा? उसमें मैं मौके पे जाके भी वापस आ सकता था, लेकिन फिर क्योंकि ख़र्चा करके गए थे तो 1480 पाउंड मेरे खर्च हो चुके थे ऑलरेडी, तो वो मैंने अपने कार्ड से ही दिए थे। तो मैंने सोचा आए हैं तो थोड़ा देर रेस्ट भी कर लेते हैं और थोड़ा सा उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो उसमें फिर वो अपने दोस्त थे वहाँ पे भी, उन्होंने भी ये काफ़ी रोका मुझे कि नहीं अब छोड़ो, लॉ टू लंदन तो हो गया, तो इसको यहीं से ख़त्म करते हैं। तो मैंने उसको ख़त्म नहीं किया, मैंने बोला नहीं ये बाइक आई है तो ये वापस भी जाएगी, और इंशाल्लाह टूर वही है जो पूरा हो, आना भी और जाना भी। तो फिर वापसी आपकी कितने दिनों में हो गई? वापसी मैंने तो वैसे तो 10 दिन में करने वाला था, लेकिन मैं 6 दिन में इस्तांबुल पहुंच चुका था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे वो वीज़े का थोड़ा इशू हो गया, तो आगे कुछ हालात भी ऐसे थे। जाहिर सी बात है कि वो ईरान पूरा का पूरा जी, वो सारा एकदम से चोको ब्लॉक हो गया था। हाँ जी, उसकी वजह से। बंदा घुस सकता था ना निकल सकता था, वो आपकी तो इसलिए फिर मैंने 7 दिन वहाँ पे इंतज़ार किया। वो 7 दिन में जब वो कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो मेरी छुट्टियाँ थोड़ी सी कम थी, मुझे वापस 14 तारीख को इंग्लैंड भी पहुँचना था। तो मैंने सोचा कि अब ये इसको इधर ही रोकते हैं, और वहीं से फिर क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ से ईरान करके तो तुर्की गया, तुर्की से आगे बल्गारिया और सर्बिया, यहाँ तक तो गया था। बाकी राउंड ट्रिप जो किया बाकी कंट्रीज़ का, तो ये वाला मुल्क तो ईरान सिर्फ खाली करना कोई इतना बड़ा नहीं था। अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी। मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा, फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर ज़िंदगी में दोबारा आपको कोई कहा जाए कि आप फ़लाँ जगह पे जा सकते हैं, आप अपनी पसंदीदा जगह कौन सी मंतखब करेंगे जहाँ आप दोबारा जाना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि मुझे क्रम्बर लेक ही दोबारा जाना है और इंशाल्लाह फिर जाऊँगा। अगर हम कहें कि आप क्रम्बर जाते हैं, जी। किसी को साथ लेके जाना तो किसको ले जाना पसंद करेंगे? मियाँ जी वैसे तो मैं चाहूँगा कि इसमें इकबाल गांगला को लेके जाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़रा है एक्साइटेड है इस तरह के मामले में, और उसे साथ कोई ना कोई चाहिए होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर वो आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उसका। अच्छा भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और नाज़रीन को अपने तजर्बे से मुस्तफ़ीद किया। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा वॉइस ऑफ बाइकर चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।